नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पांडे स्टी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर कि हम क्लास सेकेंड ईयर जो है 12 के लिए फिजिक्स लेकर के आए हैं और पहला चैप्टर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े चुके होंगे, ज्यादातर पोर्शन मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स जो है यानी यांत्रिकी आप कह लीजिए, ज्यादातर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। सेकंड ईयर जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर ही आपका है वैद्युत। तो ये जरूरी है कि हम पहले वैद्युत के बारे में जान लें कि वैद्युत क्या होता है क्योंकि जब हम वैद्युत समझ आएंगे तभी हम उसके आवेश, उसके क्षेत्र, उसकी तीव्रता, उसके प्रभाव और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम जो है इस टॉपिक को देखें। एक नया टॉपिक है, बुक अगर आप देखेंगे तो आपके बुक का पहला ही टॉपिक है ये, जिसका नाम है वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी एक्चुअली में ये जो है हमारे हिंदी का शब्द है, लेकिन इसको अगर हम ग्रीक में देखें तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक में जो है इसका नाम होता है, या हम इसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यानी ये ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से क्या बना है? आपका वैद्युतिकी बना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉन के मतलब की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विद्युतमय। क्या मतलब होता है इसका? विद्युतमय। अब विद्युतमय से क्या मतलब है? विद्युत मतलब मय से हमारा मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के अंदर एक विशेष प्रकार की, हम ये कह सकते हैं कि अंदर एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होना। ये तो रहा इसका अर्थ। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो है वैद्युतिकी को कहां से लाया, यानी हमको वैद्युतिकी कहां से मिली और किसने जो है इसके बारे में बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसके परिचय की बात करें, हम किसकी बात करें? अगर हम इसके परिचय की बात करें तो परिचय में सर्वप्रथम एक नाम आता है, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो है दार्शनिक के रूप में हम उनको जानते हैं। हम लोग उनको किसके रूप में जानते हैं? दार्शनिक के रूप में जानते हैं। और ये जो दार्शनिक थे आपके, ये थेल्स थे। इनका नाम क्या था? आपका थेल्स नाम था। थेल्स नाम था। आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं कि इनका जो है मैथमेटिक्स में भी मिलता है थेल्स प्रमेय। तो इनको हम दार्शनिक कह सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने मैथ में भी काम किया है। तो सर्वप्रथम जो है अगर वैद्युतिकी को किसी ने लाया या किसी ने जो है इसके बारे में पढ़ा, किसी ने इसके बारे में जाना, तो वो पहले आपके क्या थे? पहले दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने जो है ईसा से, हम ये कह सकते हैं ईसा से, या ईसा से न कह करके आज से कह लीजिए, ईसा से आपका बहुत पहले हो जाएगा, आज से 600 वर्ष पहले, बहुत पहले की बात है, कोई जल्दी की बात नहीं है। 600 वर्ष पहले जो है इन्होंने वैद्युतिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। और इन्होंने पाया कैसे कि जो है किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स या विद्युत की विशेषता या विद्युत का जो है गुण पाया जाता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग ये था जो है कि इन्होंने दो चीजों को लिया था। एक तो हम ये बता दें आपको कि एक इन्होंने अंबर लिया था। ये एक विशेष प्रकार का अंबर, इस प्रकार का पदार्थ होता है। ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ है और इस अंबर को जो है इन्होंने फलालैन, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। फलालैन नामक कपड़े,
या किसी भी, एक्चुअली इन्होंने जो यूज किया है, जो थेल्स ने अपने एक्सप्लेनेशन में यूज किया है, थेल्स ने अंबर को फलालाइन के साथ जो है रिएक्शन कराया था। रिएक्शन कराने का मतलब यह है कि इन्होंने अंबर को जो है फलालाइन के कपड़े के साथ जब रगड़ा तो इन्होंने ये पाया कि जो अंबर था, यानी अंबर जो एक विशेष प्रकार की वस्तु है, उसके अंदर एक आकर्षण आ गया। आकर्षण का मतलब ये हो गया, जब इन्होंने अंबर को फलालाइन से रगड़ने के बाद छोटे छोटे कपड़ों के बीच में ले गए, तो इन्होंने छोटे छोटे कागजों के बीच में ले गए, तो आप इन्होंने ये पाया कि जो अंबर था वो उन कागजों को अपने अंदर कैच कर लिया, यानी उसके अंदर जो एक आकर्षण की क्षमता हो गई। जब इन्होंने फलालाइन को या अंबर को फलालाइन से रगड़ा तो इन्होंने पाया कि अंबर के अंदर एक आकर्षण शक्ति जागृत हो गई। और जब हम उसको छोटे छोटे हल्की वस्तुओं के सामने या हल्की वस्तुओं के बगल में ले जाते हैं, उनके टच में लाते हैं, तो उसको चिपका देता है। ये तो हो गया इसका एक दैनिक जीवन में भी हम एग्जाम्पल पाते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हम जो काम हमारा होता है, जिससे हम लोग जो है कंघी करते हैं, तो कंघी को अगर हम बहुत ज्यादा जो है बाल से, अपने बड़े बाल हो, अगर कंघी को बहुत ज्यादा उसमें आप जो है काम करिए, हेयर में कुछ ज्यादा समय तक करिए, फिर उसी कंघी को अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में आप ले जाइए, तो आप देखेंगे कि वो कागज के टुकड़े उस कंघी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके साथ वो एक इंटर रिलेशन बना लेते हैं। बनाने का मतलब होता है उसमें चिपकने लगते हैं। ये तो आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल हो गया। इसी पर एक एग्जाम्पल आपको मैं और बता दूं। एक्चुअली वो एग्जाम्पल आगे आप पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में आप पढ़ भी चुके होंगे, फ्लेमिंग या जो है राइट हैंड थंब रूल में आपने पढ़ा होगा। तो स्क्रू ड्राइवर भी एक इसी तरह का, एक्चुअली वहां जो है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के हम स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बेस पर हम उसको बता देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ये सपोज कर लीजिए ये आपका स्क्रू हो गया, और स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इस मत्थे पर जब आप पेंचकस लगा करके यहां से स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसको अगर आप स्क्रू कह दीजिए, और ये आपका ड्राइवर हो जाता है। आप सोचते होंगे कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, तो भाई स्क्रू ड्राइवर का मतलब बहुत एडवांस नहीं है, जिसको हिंदी में आप लोग देहाती भाषा में जो है पेंचकस कहते हैं, क्योंकि इसको हम स्क्रू कहते हैं और स्क्रू को ये ड्राइव करता है, चलाता है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर क्या करता है, बहुत समय तक अगर जो है एक ही पेंच को आप खोलिए तो आप देखेंगे कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है, या हो सकता है आप लोग देखे भी हो कि स्क्रू ड्राइवर उस पेंच को ही चिपका लेता है। ये ठीक यही जो है रूल फॉलो होता है यहाँ पर भी, यानी उस स्क्रू ड्राइवर के अंदर या उस कंघी के अंदर जिससे आपने अपने बाल को रगड़ा या जो है जिससे हमने स्क्रू को खोला, उसके अंदर एक जो है आकर्षण की क्षमता आ गई, और वो आकर्षण की क्षमता जो है एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। और उसी आकर्षण को आगे जाकर के जो है एक और साइंटिस्ट हमारे हुए, जिनका नाम था, नाम हम आपको बता देना चाहते हैं, गिलबर्ट। एक आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए गिलबर्ट ने जो है बीच में एक्चुअली 600 वर्ष पहले जब इन्होंने स्टडी किया तो उसके बहुत समय तक इन्होंने अपना एक मैटर दे दिया, लेकिन कोई फिर बहुत समय तक उस पर कोई वर्क ही नहीं हुआ। बहुत समय का मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2000 वर्षों तक इस पर जो है किसी साइंटिस्ट ने वर्क ही नहीं किया, किसी का ध्यान ही नहीं गया। बाद में गिलबर्ट साहब जब आए तो 2000 वर्ष बाद जब गिलबर्ट साहब आए तो गिलबर्ट साहब ने फिर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, इसी पूरे थीसिस को इन्होंने आगे बढ़ाया और इसी पर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या था इनका, हम तो वैद्युतिकी के बारे में थेल्स का तो हो गया, आपने देख लिया अच्छे से, मैंने आपको बता दिया, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर। अब गिलबर्ट पर हम आ जाते हैं। तो गिलबर्ट ने क्या बताया, गिलबर्ट ने कहा कि केवल अंबर ही नहीं, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं कि जब उनको किसी हल्के भार वाले वस्तुओं के साथ रगड़ते हैं, रगड़ने पर उनके अंदर
उनके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से इसके बाद जो है हमने ये पाया कि ये जो आकर्षण हमारा हुआ, इस आकर्षण को चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका अंबर था, अंबर को ग्रीक भाषा में हम क्या कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका अंबर था, अंबर, तो अंबर को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो हिंदी मतलब होता है, ये होता है विद्युतमय। विद्युतमय या किसी भी चीज का विद्युत आवेशित होना या किसी भी चीज का आवेशित होना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया के द्वारा ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का आकर्षण आ जाता है, उस आकर्षण को या उस उनकी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वो जो है एक आवेशित प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है, तो विद्युतमय होने का मतलब हुआ कि उसके अंदर विद्युत की गुण या विद्युत का गुण आ गया। तो इस तरह से अब चूंकि फिर बात आती है कि जब विद्युत का गुण आ गया, तो जो विद्युत का गुण हमारा आया वो चूंकि हम क्या करते हैं, हम अंबर को रगड़ते हैं, अंबर को हम रगड़ करके लाते हैं। ये अंबर को रगड़ते हैं तब उसके अंदर जो है आवेशित होता है। तो रगड़ने से चूंकि एक घर्षण उत्पन्न होता है, तो हम इसको कह दिए घर्षण वैद्युत, घर्षण वैद्युतिकी। अब जब ये घर्षण वैद्युतिकी तक आप पहुंच गए हैं, तो इसके बाद क्योंकि जो वैद्युतिकी होता है या जो आवेश होता है वो किसी वस्तु पर टिका रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है आवेशित हुआ और तुरंत ही उसका आवेश खत्म हो गया। तो इस वजह से क्योंकि आवेश आपका स्थिर होता है, हम जो है इस आवेश को हम स्थिर विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि किस तरह से आवेश का जो है जन्म हुआ और हमने जो है आवेश के बारे में कैसे जाना। ये रहा पूरा जो है आपके वैद्युतिकी का इतिहास, वैद्युतिकी की जो है परिकल्पना, या जहां से हमने वैद्युतिकी को सोचा था और सोच करके हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है, अर्थात हम वैद्युतिकी के लिए एक परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ए संदेश कपड़ा बाबू, वो जो गंदा वाला था एक, हाँ होगा। कहाँ रखे हो? अच्छा हाँ है। इसमें चाहे जितना डालो खत्म हो जाता है तुरंत ही। मम्मी अपने पानी भर के रखी थी, मैं सीढ़ी पास घूम रहे थे, दवाई पास घूम रहे थे, जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर
वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा जो है कि वैद्युतिकी का विकास कहां से हुआ और हमको पढ़ना क्या है। तो हमको क्या पढ़ना है, हमने आपको पहले ही बता दिया। पहला चैप्टर आपका था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें ये जरूरी था कि हम आपको बता दें कि वैद्युत का जो है विकास कहां से हुआ और वैद्युत को हमने जाना कैसे और वैद्युत एक्चुअल में होता क्या है। तो डिटेल तो हम कल से पढ़ेंगे। आज जो है हम थोड़ा सा आपको और आगे बताना चाहते हैं कि देखिए वैद्युत में स्थिर वैद्युत की स्टडी हम करेंगे। वैद्युत में हम किसकी स्टडी करेंगे, स्थिर वैद्युत की स्टडी करेंगे। और स्थिर वैद्युत की स्टडी करने के लिए हमने एक परिभाषा लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता हो। तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युत की। अब इसके बाद एक टॉपिक और आप छोटा सा है देख लीजिए, आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार तो एक्चुअली आप लोग सब लोग जानते होंगे एक विशेष, इसमें जो आप एक कह सकते हैं ऋणावेश और एक आप कह सकते हैं धनावेश। इस तरह से आवेशों को हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा जो है ऋणावेश होता है और दूसरा हमारा धनावेश होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो है हम अपने टॉपिक पर गहराई से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और वीडियो को पूरा देखिए। इससे आप नोट्स अपना बनाते रहिए क्योंकि एग्जाम आपके समय पर ही होंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है। पूरा का पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर दें। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।